नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज हम फिर एक बार बातचीत करेंगे इजराइल और हमास के बीच में जो जंग है उसकी। 14 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को और इन 14 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के इलाके में गाजा और वेस्ट बैंक में तबाही हुई है। किस मकाम पे है इस वक्त इजराइल और हमास की लड़ाई? अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी इस वक्त किस लेवल पे पहुंच गई है? दुनिया किस तरीके से इसको देख रही है? और क्या वाकई में पूरी तरीके से इजराइल और अरब देशों के बीच में किसी जंग की कोई संभावना है या नहीं है? इस पर भी करेंगे चर्चा, और अगर ऐसा होता है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं इजराइल और हमास की जंग को लेकर, उसको बता देते हैं। दरअसल जो ये चर्चा की जा रही थी कि शुक्रवार को मानवीय मदद जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुंचेगी, आज भी वो ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में नहीं पहुंची। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मिस्र और इजराइल के बीच में गहरे मतभेद हो गए हैं कि किस तरीके से और कैसे भेजा जाए। साथ ही साथ अब तक फिलिस्तीनियों के मरने वालों की संख्या 4100 पहुंच गई है। वेस्ट बैंक में 860 फिलिस्तीनी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो जानकारी हमारे पास जानकारी है, ये फिलिस्तीन की तरफ से हमारे पास जानकारी मिली। इसके अलावा गजा और वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली बमबारी अभी भी जारी है। गजा में सबसे पुराने चर्च पर बमबारी हुई जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है। 7 अस्पताल बंद हैं और 25 क्षतिग्रस्त हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि जो बैप्टिस्ट अस्पताल पे जो बमबारी हुई थी, जिसमें 450 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, उसकी स्पष्ट तौर पर स्वतंत्र जांच हो। यानी संयुक्त राष्ट्र अभी भी जो इजराइल का कहना है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि दरअसल ये जो बम गिरा था ये इस्लामिक जिहाद की किसी गलती की वजह से गिरा था। हमारे साथ सब मौजूद है कर्नल दिनेश नयन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दिनेश नयन जी, 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं। एक, अभी तक अमेरिका और पश्चिम के देशों ने इजराइल से ये नहीं कहा है कि आप सीजफायर करिए, बमबारी लगातार जारी। दूसरा, अरब के जो देश हैं वो अरब के देश अभी भी फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों को अपने पास लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, अभी तक जो है वो इजराइल गाजा की सीमा के ऊपर अपनी सेना को लेकर बैठा हुआ है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। तो जो बाइडेन, ऋषि सुनाक और जो जर्मन के चांसलर जो आए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उनको सपोर्ट देना था, या फिर ये आए कि कुछ और उसके पीछे बात है? देखिए आशुतोष जी, जब इजराइल को मान्यता मिली 1947 के अंदर यूएन से, और जब 48 के अंदर इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया, तो उसके ठीक 11 घंटे बाद अगर कोई पहला देश था उसको रिकॉग्नाइज करने वाला तो वो अमेरिका था, और उसके बाद यूरोपियन देशों ने फॉलो किया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वेस्ट एशिया के अंदर और गल्फ के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं या जो है, और तेल है, एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है अमेरिका के लिए भी और वेस्टर्न यूरोप के लिए। पूरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये उनके लिए। तो ये इजराइल एक तरीके से उनका एक बेस बन रहा था उस टाइम पे इस एरिया में। बाकी और सब तो मुस्लिम कंट्रीज हैं और वहां पे एकदम से विश्वास करके बेस बनाना मुश्किल था। तो ये एक टेस्ट, मतलब विश्वास पात्र टाइप का एक कंट्री उभर के सामने आ रहा था। ऐसे के अंदर अब सिचुएशन जो अचानक से हमने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बैठे बैठे 7 तारीख को बिना किसी वजह के इतना बड़ा एक टेररिस्ट अटैक जो है हमास कर बैठा। ये अचानक से तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो पीछे की तैयारियां थी। ये तैयारियां थी, देखिए, जब से अब्राहम अकॉर्ड चालू हुआ, इजिप्ट को, बहरीन को, यूएई को और बाद में सऊदी अरेबिया को संबंध ठीक करने के लिए, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो कि इजराइल के भी इंटरेस्ट में है और यूरोप के और अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है। तो ये जब चल रहा था तो डेफिनेटली इसके अंदर सबसे पहले तो ईरान जो है
वो जो सुन्नी बहुमत देश है वो बिल्कुल इसको लायक नहीं कर रहा था, कि बिकॉज वो चाहता है कि उसकी दादागिरी यानी उसका वर्चस्व रहे पूरी खाड़ी देश में, और सऊदी अरब चाहता है सुन्नी बहुमत वाला कि हमारा रहे। सऊदी अरब के साथ में अमेरिका खुल के खड़ा हुआ था उसके, और साथ में सब मतलब इस सबको जग जाहिर था। तो ऐसे में ईरान के पास में क्या क्या चॉइस रह गई होगी कि जो उसका लेफ्ट और राइट हैंड है यानी हमास और हिजबुल्लाह जो लेबनान में बैठा है, इनको इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को जो है डिरेल किया जाए, डिसरप्ट किया जाए। और मुद्दा जो है वो G20 के अंदर जो बोला गया इंडिया के द्वारा कि जो है आपका वेस्ट एशिया को लेके और यूरोप को लेके जो रेल का जो कॉरिडोर बनाना है, जो जिससे कि चीन का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी फेल हो रहा था, जो ईरान के थ्रू जाना था, तो वो जो मुद्दा था वो उसको ठंडा करने, वो भी ठंडा हो गया इस पूरे चक्कर के अंदर। तो उसको ठंडा भी हो गया और ये सब मामला निकल के बाहर आ गया। तो इसके पीछे जियोपॉलिटिकली 3 लोग तो हैं। पहला है रशिया। रशिया का क्या इंटरेस्ट है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका को थोड़ा सा अगर यहां पे फ्रंट खुलता है तो यूक्रेन की तरफ से उसका ध्यान थोड़ा कमजोर पड़े और दूसरी तरफ में उसका ध्यान बढ़ जाए। जो हुआ आज देखिए, जो यूक्रेन को गोला बारूद जाना था, आज ही वो तेल अवीव में उतरा है 155 के गन के गोले हजारों की संख्या में, और जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो आए। अब ये इससे भी रिलेट होता है कि आपने जो आपका तीसरा सवाल था, जो पहला पहला दूसरा मैं साथ में कवर करूंगा, कि भाई अभी तक इजराइल के अंदर गाजा स्ट्रिप के ऊपर इजराइल की सेना ने अटैक क्यों नहीं किया? तो दे वर वेटिंग फॉर दिस आर्मामेंट, इस हथियारों के गोला बारूद के वो इंतजार में थे, नंबर 1। नंबर 2, वो चाह रहे थे, उनको अच्छी तरह से पता है कि दूसरा फ्रंट जो हिजबुल्लाह का है और सीरिया की तरफ से है, लेबनान नॉर्थ में और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जो सीरिया है आपका इनका ऊपर टॉप में नॉर्थ में, वो खुलेगा फ्रंट, तो उसकी तैयारियां जोरों शोरों से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो युद्ध वैसा नहीं होगा जैसे गाजा स्ट्रिप में होगा, वो एक कन्वेंशनल युद्ध होगा, वैसा ही जैसा यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं। तो लिहाजा वहां पे आर्मर्ड से लेकर के इन्फेंट्री से लेके आर्टिलरी से लेके गोला बारूद, रिप्लेनिशमेंट, सप्लाई चेन, सब कुछ इनको तैयार करना था, और शायद अब जाकर के वो तैयार हो पाया 10 दिनों के अंदर। तो अब ये थोड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो यही कारण है कि इन 2-3 कारणों के कारण अब ये अंदर घुसने की बात कर रहे हैं। रही बात रशिया की, रशिया को देखो, जो यूक्रेन जाना था गोला बारूद, आज वो पूरा का पूरा इजराइल पहुंच गया। तो यूक्रेन को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो यूक्रेन वीक पड़ जाएगा। दूसरा, जो बाइडेन ने जो अपनी स्पीच दी है अमेरिका के अंदर, उसमें क्या डिमांड किया उन्होंने कांग्रेस से? आज जो डिमांड हुआ है $100 बिलियन, उसमें से $60 बिलियन तो इजराइल के लिए है, $20 बिलियन दिए दे आस्क फॉर, उन्होंने पूछा है यूक्रेन के लिए, और बाकी बचे हुए जो 20 बिलियन है वो जो है दे आर आस्किंग फॉर द साउथ चाइना सी, उसको वहां पे खर्च करने के लिए बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जो रशिया चाहता था अमेरिका का ध्यान इस तरफ चला जाए, वो उस पर कामयाब हो गया। तो क्यों नहीं उसने भी कोशिश की होगी इस गेम के अंदर, क्योंकि ईरान, रशिया और चाइना अभी एक नेक्सस पे, ये वर्ल्ड ऑर्डर में एक अलग गुट है, एक अलग गुट बना है। अब तीसरी चीज, मोहम्मद दाइफ, जो कि हमास के लीडर हैं इसमें, आशुतोष जी, इनकी वाइफ है एक मुस्लिम चाइनीज। और जो हथियार, एक वीडियो मिला है जिसके अंदर हमास की ट्रेनिंग चल रही है, और वो जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स होते हैं, आरपीजीज, वो जो दिखाई दिए उसके अंदर, उसमें रेड कलर की टेप है, जो कि नॉर्थ कोरिया के F-7 रॉकेट्स का बिल्कुल हूबहू वर्जन है। साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत टूटे फूटे हथियार या जो सेल्फ लोडिंग राइफल्स वगैरह पकड़ी गई हैं मरे हुए टेररिस्ट से या पकड़े गए टेररिस्ट से, उन सब पे मेड इन कोरिया लिखा हुआ है। तो यानी जो तानाशाह है नॉर्थ कोरिया का, वो भी चीन के इशारे पे हमास के साथ, और अब जब ट्रेल मिल रही है तो यह सब कुछ हुआ है कतर के थ्रू। तो देखिए दूसरा एंगल इसका आ गया, इस क्षेत्र के अंदर इस युद्ध को भड़काने में किसको इंटरेस्ट क्या हो रहा है। अब चाइना नहीं चाह रहा था कि आपका जो वेस्ट एशिया का या गल्फ से होते हुए यूरोप जाता हुआ रेल का कॉरिडोर जो बन रहा था, अभी अमेरिका तक उसका सामान जाएगा, इजराइल उसमें शामिल होगा, इजराइल को भी इंक्लूड किया गया था, ये हो तो उसका वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो गया, लाख करोड़ों का, बिलियंस ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स गया। तो वो उसको पसंद नहीं आ रहा था, खुंदक में था। हालांकि जो बाइडेन ने, मैं आपको बता दूं, आज का जो अभी एड्रेस किया, रिसेंट एड्रेस किया अपनी पब्लिक को, उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है
कि ये जो कॉरिडोर है हम इसके ऊपर वर्कआउट करना फिर से शुरू करेंगे आफ्टर दिस थिंग स्लाइटली सेटल डाउन। यानी ये खत्म नहीं कर पाए वो लोग, इसके ऊपर ये है। अब रही बात भाई वर्ल्ड का आपस में लड़ाई हो जाएगा क्या? गल्फ कंट्री के अंदर क्या सारे देश लड़ने लग जाएंगे? देखिए ईरान के साथ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ईरान है, यमन है, और मैं ये नहीं कहूंगा लेबनान है, मैं कहूंगा क्या नाम उसका, हिजबुल्लाह है, और साथ में सीरिया। सीरिया के अंदर कोई रशिया बैठा है तो साथ में एक नेक्सस बन गया, और इन्होंने वही टैंक भेजे अपने सीरिया के बॉर्डर पे बिल्डअप किया है इन्होंने। अब ये लोग इसको ओपनली अटैक डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके अंदर मुझे डाउट इसलिए है कि अगर ये प्लानिंग पूरी ईरान की नॉलेज के साथ हुई थी कतर को मिला के, और 7 अक्टूबर को जब एक तरीके से इजराइल जो है बिल्कुल सख्ते में आ गया था, यानी 24 घंटे तक पता नहीं था कि हो क्या रहा है, उस टाइम का दैट वाज द राइट टाइम, सबसे बेस्ट टाइम वो था जब हिजबुल्लाह नॉर्थ से बड़े स्केल के ऊपर इजराइल में एंटर कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो वहां पे बिल्डअप इजराइल ने कर लिया, अब तो वहां पे लोग इजराइल की फोर्सेस ने आकर के अपना जमावड़ा जमा लिया है, अपने हो गए युद्ध के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो जनरल कासिम सुलेमानी, जिसको कि अमेरिका ने बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर अपने प्रीडेटर ड्रोन से मारा था, जो अपने ईरान का जो इरानियन रिपब्लिक गार्ड का जो सीक्रेट एजेंसी जो चलाते हैं ये लोग इस पूरे गल्फ में, इसका हेड था, उसका काम क्या था आशुतोष? उसका काम था आशुतोष जी कि जितने भी ईरान समर्थित छोटे बड़े आतंकवादी ग्रुप हैं उनको फंडिंग करना, उनको इकट्ठा करना, उनको ट्रेनिंग देना, सबको अमेरिका के खिलाफ भड़काना, अमेरिका और इजराइल इकट्ठे हैं तो उसके खिलाफ भड़काना, यहां तक कि हुती से लेकर के और हिजबुल्लाह से लेकर हमास तक जितने भी लोग हैं सबको। और यही कारण था कि अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा था और अमेरिका ने ना उसको उड़ा दिया था। तो अब जो ये ग्रुप्स हैं खासकर इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, या हिजबुल्लाह हो गया या हुती यमन में, अब ये लोग ग्रुप है, ये ग्रुप कैन गेट टुगेदर, ये इकट्ठे हो सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है, बट दे नॉन स्टेट एक्टर्स है, और ये इकट्ठे होकर के क्या बिगाड़ लेंगे इजराइल का? कितना कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, चीन ने एक बड़ा गेम खेला, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करा, एक तरीके से चाहे मन से ना हुई हो लेकिन दिखावे में तो हुई। अब उस दिखावे के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के दुश्मनी की बात नहीं कर रहे, तो अभी ईरान के दुश्मन कौन रह गया? या तो इजराइल है या अमेरिका है। अब हुती कहां पर डाइवर्ट होगा? या तो इजराइल पर डाइवर्ट होगा या अमेरिकन पे डाइवर्ट होगा। और रिसेंट अटैक जो आपके हुए इस क्षेत्रों में, देखिएगा सबसे पहला अटैक इनका बगदाद के पास में एयरबेस पे हुआ, फिर सीरिया में जो एयरबेस है उसके ऊपर अटैक हुआ, जाके कुछ सैनिक घायल भी हुए इनके अमेरिकन के, और उसके बाद आज 3 मिसाइल्स जो है वो यूएसएस करनी जो इनका शिप है रेड सी के अंदर, उसने 3 मिसाइल्स इनकी इंटरसेप्ट करके हुतियों की मारी है। देखिए हुतियों के पास क्या है। कर्नल साहब, मैं उस मसले बाद में आते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे है, जो बाइडन और ऋषि सुनाक ये क्यों इजराइल के पास जा रहे हैं और क्यों नेतन्याहू से मुलाकात करें? क्या सिर्फ सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, या जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए इजराइल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके पीछे कुछ और राजनीति? 3 कारण है। देखो सबसे पहला कारण तो यह है कि जो लोग मारे गए और जो लोग कैप्चर्ड है उनमें इनके भी नागरिक, लिहाजा अमेरिका ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए जो एक साझा रणनीति बननी थी तेल अवीव के अंदर इजराइल में, तो अपनी जो है उन्होंने नेवी सील जो है वो और डेल्टा फोर्स वो पहले ही दिन भेज दिए थे जो कि इजराइल में थे। एसएएस जो है इसका वो सुनक जी के आने के एक दिन पहले आया है, यानी MI6 भी आ गई, CIA भी आ गई और मोसाद भी आ गया। अब ये सब मिलकर के ये अब अटैक कर रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशन, कि अगर ये छुड़ा सकते हैं कहां कहां पे वो लोग हैं जो बंदी बनाए गए हैं और कहां कहां पे इनको अटैक करना है। देखिए ईरान का गेम क्या था? ईरान का गेम ये था कि एक ना बवंडर बनाया जाए, लामबंद किया दिखाया जाए, 16 मुस्लिम देश ये और वो हम सब मिलकर अटैक कर देंगे, फलाना ढिमकाना, और जब ये बातचीत गर्म पे आ जाए तो एक स्टेटमेंट दिला दे हमास से कि हम आपके इजराइल के और अमेरिका के जो भी
बंदी उनको देने को तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा, पर इस बार तो शर्त के साथ कहा कि 6,000 लोग छोड़ने पड़ेंगे। वैसे नहीं कहा जैसे ईरान की बात में कर रहा हूं, या छोड़ देता तो युद्ध को विराम कर दो। लेकिन जो काम इन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल के साथ किया, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब कोई इस गिदड़ भभकी से थोड़ी खत्म हो जाएगा। वो और रही बात जो बंधक है उनको देना ही पड़ेगा। अब इसीलिए सुनक यहाँ पे आए, इसीलिए जो बाइडेन यहाँ पे आए, क्योंकि उनके देश के लोग बंदी बने बैठे हैं। उनके कुछ परिवार वहां रहते हैं इजराइल के अंदर, जिनके लोगों को बंदी बनाया गया, उनसे मिलने आए थे। और साथ ही साथ जिन लोगों के घरों के अंदर अमेरिकन या ब्रिटिश जो नागरिक थे वो मारे गए हैं, उनसे वो लोग मिल रहे हैं। हाँ, तीसरा जो चीन ने और रशिया ने बाहर बैठ के जो गेम देख रहे हैं इस पूरे प्रखंड के अंदर, क्योंकि वो बाहर हैं बिल्कुल, वो कहीं ज्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे, लेकिन वो ताना बाना तो बुन रहे हैं। तो ताना बाना ये बोल रहे हैं कि कैसे अमेरिका को घेरा जाए। तो अमेरिका को घेरने का उनका तरीका था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे घेर लो, कि देखो अमेरिका तो यहाँ पे ब्लड शेड करा रहा है। ऐसी रशिया ने स्टेटमेंट दी थी, ब्लड शेड करा के छोड़ेगा, यहाँ पे प्रोवोक कर रहा है, ये है, और यहाँ पे देखो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ह्यूमैनिटेरियन जो है क्राइसिस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इस चीज को कहीं ज्यादा हवा ना मिल जाए, और जो पॉजिटिविटी जो सिंपैथी इजराइल की तरफ होनी चाहिए, वो गलती से भी हमास को ना मिल जाए। लिहाजा ये लोगों ने आके कुछ स्टेटमेंट देनी शुरू की और इजराइल को ओपनली समझाना शुरू किया। ओपनली मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसे काम ना करें, जो आपने ब्लॉकेड किया है कुछ उसको खोल दें, ये करें। इसी पूरे प्रकरण के अंदर जो बाइडेन ने क्लेम किया कि 20 ट्रक रोज के आएंगे। हालांकि डिमांड जो थी यूएन की, वो थी कि 100 ट्रक्स मिनिमम चाहिए, 2.2 मिलियन अगर रेफ्यूजीज हैं उनके लिए तो। पर इन्होंने कंडीशन ये रखी हुई थी कि भाई ये बताओ कि ये जो रसद है, ये जो सामान है, ये हमास के पास ना पहुंचे, ये गारंटी कौन देगा? बात यहां अटकी हुई है। अभी तक अंदर एंट्री नहीं हुई सामान की, बात यहां पे हुई है कि आप यू टेल अस, इजराइल कह रहा है आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तैयार हैं, लेकिन हमें यह बताइए, ये सुनिश्चित कीजिए कि हमास के पास सामान नहीं जाएगा। यहां पे इनकी बातचीत चल रही है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने जो राफा बॉर्डर है उसके पास में एक प्रेस ब्रीफिंग भी किया था, जो क्या नाम उसमें इजिप्ट के अंदर, और इजिप्ट की सेना भी कुछ। कर्नल साहब, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये जो अरब कंट्रीज हैं, वो जो फिलिस्तीन शरणार्थियों को लेने के तैयार क्यों नहीं है? आफत को कौन लेगा आशुतोष जी? 1964 के अंदर अगर आपको याद हो तो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। 1967 के अंदर यासिर अराफात ने उसकी कमान संभाली, लेकिन उन तब से लेके 3 साल आगे तक सूडान के अंदर सबसे ज्यादा जो आत्मघाती इनके दस्ते थे वो बड़ी संख्या में पनपने शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, एक टाइम आया जब इन लोगों ने वहां के जो एम्परर थे, राजा थे वहां के हुसैन साहब, उन्हीं को बोला कि भैया आप तुम चुपचाप अपने महल में बैठो, इस देश को हम रन करेंगे। और फिर उस टाइम पर पाकिस्तान की एयरफोर्स और ब्रिगेडियर जियाउल हक थे उस टाइम, जो बाद में जनरल बनकर जिन्होंने मार्शल लॉ किया पाकिस्तान के अंदर। ब्रिगेडियर जियाउल हक ने बड़ी बेरहमी के साथ 20,000 पैलेस्तानियों का कत्ल किया, जिसको ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है, 1970। तो इन लोगों को सबको तजुर्बा है कि अगर इनको अंदर घुसाया तो आज जहां ये इजराइल को बाहर करने की बात कर रही हैं, ये कल को हमें बाहर करने की बात करेंगे। और इजिप्ट में खासकर देखिए, हमास का उदय हुआ है मुस्लिम ब्रदरहुड से, वहां से निकले ये लोग। और आज भी मुस्लिम ब्रदरहुड की एक बहुत बड़ी संख्या इजिप्ट में है। तो इजिप्ट किस तरीके से खतरा मोल ले कि ऐसे लोगों को जो बिल्कुल टेररिस्ट बन चुके हैं वो यहां आए इजिप्ट में, और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ में घुल मिल जाए और फिर अपनी सत्ता बना ले। और जो आज की तारीख में वहां के प्रेसिडेंट सीसी बैठे हैं, वो बेचारे कहीं मेडिटेरेनियन सी में या रेड सी में अपनी शरण ढूंढते घूमे। तो वो कोई नहीं कर पाता। कर्नल साहब, एक सवाल यहाँ पे है कि ये जो इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, इस बमबारी का हस्र क्या होने वाला है? क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जान माल वहां जा रही है, और वहां पे बच्चे और बच्चों की बड़ी बड़ी संख्या में जाने जा रही हैं। जो तबाही हो रही हो तो हो ही रही, तो कब तक ये चलेगा, और क्या ये कोई फुल फ्लेजेड वॉर का रूप ले सकता है क्या? देखिए, आज तो मेरा मानना यह है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर तो ऐसा कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चों, महिलाओं या सिविलियंस के ऊपर अटैक हो। लेकिन जब लड़ाई होती है
तो गेहूं के साथ घुन पिसता है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही किसी सिविलियंस पे असर नहीं होगा। तो कोलेटरल डैमेज आता है। अभी जो इजराइल ने कहा था सबको कि नॉर्थ गाजा, पुरानी गाजा सिटी और जो नदी है सेंटर में गाजा के, ठीक है, उस वहां तक का इलाके को खाली करके आप मेहरबानी करके खान यूनिस के एरिया में जो साउथ में है सभी लोग वहां शिफ्ट हो जाए। सब लोगों को देने का मौका दिया गया, एक्सटेंड भी किया गया टाइम को। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि पूरी की पूरी जो पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन है 2.2 मिलियन गाजा स्ट्रिप के अंदर, इसमें से 60% तो बिल्कुल हमास को लाइक नहीं करती, लेकिन 40% ऐसे हैं जो इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, और 20% तो ऐसे होंगे जिनके परिवारों में से कोई ना कोई तो इनके साथ में हमास बनकर सुरंगों में घूम रहा होगा। तो ये वो परिवार हैं शायद जो बाहर नहीं जा रहे। और इन्होंने तो कोशिश भी की बीच में ब्लॉकेड लगा करके सभी पैलेस्टाइन को, जो पैलेस्टाइनी जो लोग हैं जो साउथ की तरफ खान यूनिस की तरफ जा रहे थे साउथ गाजा में, इजराइल के धमकी देने के बाद और यानी डेट डिक्लेयर करने के बाद, तो बीच में ब्लॉकेट लगाए गए हमास द्वारा, नहीं जाने देंगे, उनकी कारों की चाबियां निकाल ली, ऐसे ऐसी हरकतें रिपोर्टिंग आई हैं। तो ये जो लोग वहां पे रह रहे हैं, इन्होंने इनका मेन 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 तरीका ये था आशुतोष जी कि जितनी भी सुरंगें ज्यादातर वो ओल्ड गाजा सिटी के अंदर है और वहां से थोड़ा बाहर सेंटर की तरफ और बाहर के नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। और ओल्ड गाजा सिटी के अंदर जितने भी आपके मॉस्क हैं, जितने भी चर्च हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, अब स्कूल्स हैं, इन सब के नीचे इन सुरंगों के अंदर घुसने और बाहर निकलने के पॉइंट बनाए हुए, बेसमेंट्स के अंदर। तो अब आप बताइए, एक ऐसा संगठन जो अपने ही देशवासियों को बॉम्ब के ऊपर बिठा करके और अपने अपना शील्ड बना के चल रहा हो, तो उसका पूरा का पूरा दोष आप इजराइल पे क्यों थोपना चाह रहे हैं? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि भाई तुमने क्यों ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल क्या उन पे लागू नहीं होगा क्या? बट तुमने क्यों नहीं? बट वो देखिए, हमास तो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन इजराइल तो एक स्टेट है, गवर्नमेंट है। तो इजराइल एक गवर्नमेंट इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती जिस तरीके से आतंकवादी संगठन। अब जिस पैमाने पर बमबारी की जा रही है उसमें बड़े पैमाने पर बच्चों की जाने जा रही है, वो निर्दोष लोग हैं। तो ये तो जायज नहीं है ना। इस पर तो रोक लगानी चाहिए। इस पर तो वेस्टर्न कंट्रीज कहना चाहिए भाई ठीक है, आपने अपना बदला ले लिया, अब आप इस पर रोक लगाइए। ये वेस्टर्न कंट्रीज क्यों नहीं कह रहे? बिल्कुल सही है आशुतोष जी, लेकिन आप देखिए ना, अभी अगर मान लिया ये वही फैमिलीज हैं जिनके बच्चे या जिनके लोग हमास के लड़ाके हैं, ठीक है, और वो लोग वहां छोड़ना नहीं चाह रहे, तो आप मुझे बताइएगा कि हमास तो छुप छुप के उनके नीचे से टनल से आज भी रॉकेट दाग रहे हैं। कभी तेल अवीव पर दाग रहा है, कभी कहीं दाग रहा है। ये तो नहीं ना कि हमास ने शांति डिक्लेयर कर दी है कि भाई हमने हाथ खड़े कर दिए, हमें माफ कर दो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा और उसके बाद मारा जाए कोई बॉम्ब उनके ऊपर तो, और सिविलियन मरे, तो फिर आप कह सकते हो। लेकिन दुनिया के अंदर अगर गोरेला वॉरफेयर में कोई लोग अपने लोगों को शील्ड बना के, अपने परिवार को शील्ड बना करके, और अगर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं जिस देश के साथ में आपने इतनी बर्बरता की है, शायद वो जल्दी से उसकी समझ में नहीं आएगा। बट आखिरी सवाल है, अब ये जिस मकाम पे आज की तारीख में जंग आके रुक गई है, वहां इजराइल के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या इजराइल अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा है? क्योंकि अगर इजराइल अंदर घुसता है, अरब कंट्रीज अगर एक होते हैं, तो फिर एक बड़े पैमाने पर जो लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। क्या आप उस संभावना को देखते हैं? क्या इजराइल अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा है? क्या इजराइल एक फेस सेविंग खोज रहा है बाहर निकलने के लिए? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, यूरोपियन यूनियन के लोग हो, या फिर आपका अमेरिका हो, वो अब इसराइल का कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये उनके इंटरेस्ट में ही नहीं है। इसराइल को अगर उन्होंने छोड़ दिया, या फिर साउथ कोरिया को उन्होंने अगर कभी छोड़ दिया, तो उनके लिए जो उनके लार्जर गोल्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो काफी हद तक डैमेज हो जाते हैं बाकी बाकी सब स्फेयर्स के अंदर। तो वो तो सवाल ही नहीं उठता कि अमेरिका इनका साथ छोड़ेगा। तो रही बात इनकी सेना का, देखिए नेतन्याहू ने भी और इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी इजराइल के बहुत क्लियर कह दिया है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। और लंबा क्यों चलेगा? बिकॉज देखिए, इन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, चाहे वो लोग घरों में रह रहे हो, चाहे टनल्स में रह रहे हो, बिजली, पानी और खाना, ये तीन बेसिक नेसेसिटीज तो उनको चाहिए ही चाहिए।
अगर आपने किसी को घेर करके चारों तरफ से एक शहर को और 2 महीने भी कोई रसद नहीं पहुंचने दी, वहां पानी नहीं पहुंचने दिया, तो आप सोचिएगा उस का क्या हाल होगा। तो ये लोग अपनी कैजुअलिटीज कराने के बजाय घेरेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जहां पे रेजिस्टेंस दिखाई देगी उन बिल्डिंग्स को उड़ाएंगे, टनल्स को उड़ाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये सब लोग टनल से बाहर निकल के आए मजबूर होके, और जब ये बाहर आएंगे, एक्सपोज करेंगे अपने आप को, तब जाकर के इनसे डील किया जाएगा। सिर्फ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये इतना घना क्षेत्र है आबादी से, इतना बिल्डअप एरिया है कि इसके अंदर कोई भी सेना दुनिया की अगर अंदर घुसेगी तो वो सालों साल इन घरों में घुसी रहेगी और वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो मेरा मानना यह है कि शायद अपना इजराइल भी के नेता भी और इनके जो लीडर्स हैं वो भी इस बात को समझते होंगे, और उन्होंने कोई ना कोई रणनीति उसी लहजे में वहां के पूरे एनवायरनमेंट को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए, आगे दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए, उनके 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 जो सप्लाईज हैं या उनके पास जो वो पड़ा हुआ है स्टोर्स, उनको ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, और लिहाजा ये युद्ध लंबा चलेगा। रही बात वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने की, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए इजिप्ट का मैंने आपको बताया, वो इनको अंदर तक तो आने नहीं दे रहे, देश में तो लड़ेंगे क्या। रही बात जॉर्डन की, सेम जॉर्डन की है। अब सीरिया रह गया और आपका हिजबुल्लाह रह गया, या हुती रह गया, या ईरान रह गया। ईरान अगर कुछ ज्यादा फड़फड़ाता है तो इजराइल और अमेरिका उसके जितना परमाणु कार्यक्रम है, सबसे पहला तो उनका टारगेट वही है। उन्होंने तो वैसे भी सॉर्ट आउट करना था, अगर ये ना भी अटैक करेगा, इजराइल तो पहले धमकी दे चुका है कि अगर हमें जरा सा भी खतरा होगा हम तो प्रीएम्प्टिव अटैक मार देंगे। तो वो तो इस बहाने दोनों टूट पड़ेंगे इसके ऊपर। देखिए इजराइल आगे इसलिए नहीं आ रहा ईरान के, बिकॉज वो मुस्लिम देशों का जो वो नामबंदी करने की कोशिश की मुस्लिम्स के नाम पे, इससे खासकर ईरान द्वारा, वो उसके अंदर वो आग में घी डालने का काम इजराइल नहीं करना चाहता। तो इजराइल थोड़ा पीछे है, वो अपने काम देखेगा, और अगर ईरान ने कुछ फड़फड़ाया तो शायद अमेरिका उसके खिलाफ और हुतीज के खिलाफ, यमन के खिलाफ स्ट्रांगली आगे आएगा और एक्शन लेगा, ताकि दूसरे जो देश हैं मुस्लिम देश, वो मेरे को नहीं लगता है, तुर्की हो या कोई भी हो, पाकिस्तान हो, ये इनमें से कोई आदमी भी हिम्मत नहीं करेगा कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होकर के इस युद्ध में ईरान की साइड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश नैन जी इस पूरी जानकारी के लिए और इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।